नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी ऑन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे मशीन डिजाइन की और चैप्टर नंबर 2 के बारे में दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे। तो दोस्तों, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का दोस्तों हमारा जो पहला टॉपिक है वह है बट जॉइंट की सामर्थ्य, स्ट्रेंथ ऑफ बट जॉइंट। तो दोस्तों, बट जॉइंट के बारे में लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो धातु की प्लेटें जिनको अपन ऐसे रख के और यहाँ पे वेल्ड कर देंगे तो वह जॉइंट कहलाता है, बट जॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने एक धातु की प्लेट ये है और एक धातु की प्लेट ये है। इन दोनों धातुओं की प्लेट को एक जॉइंट के द्वारा, वेल्डिंग जॉइंट के द्वारा वेल्ड कर दिया है। इन प्लेटों पर एक फोर्स लग रहा है, टेंसाइल फोर्स P। ठीक है, और इस जो जॉइंट है उसकी मोटाई T है। इस वेल्डिंग जॉइंट की स्ट्रेंथ, इसकी सामर्थ्य हमें ज्ञात करनी है। कौन सा जॉइंट है ये? बट जॉइंट है दोस्तों। ये वी शेप वाला है। कौन सी शेप वाला है? वी शेप वाला, इसलिए इसे कहा गया है सिंगल वी बट जॉइंट, सिंगल वी बट जॉइंट। इस वाले डायग्राम में दोस्तों अपन ने धातु की प्लेटों को, जिनकी मोटाई ज़्यादा है, तो ज़्यादा मोटाई होगी तो एक तरफ से वेल्ड सहन नहीं कर पाएगी, टूट जाएगी जल्दी। तो उन प्लेटों को दोनों तरफ से वेल्ड करना पड़ेगा। तो अपन ने इधर से भी वेल्ड किया है और इधर से भी वेल्ड किया है। एक वेल्ड की मोटाई नीचे, ये कंट मान लो, यहाँ बीच में कंट यहीं रहता है। किसी भी वेल्ड के बीच में कंट होता है, यहाँ कंट है। ये कंट से ऊपर की सिरे की मोटाई जो है वो T1 है और कंट से नीचे वाले सिरे की जो मोटाई है वो T2 है। इसे बोलेंगे अपन डबल वी बट जॉइंट। वी शेप का जॉइंट है और दोनों तरफ बन रहा है, इसलिए डबल वी बट जॉइंट। ठीक है दोस्तों, ये इनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और है कि एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। इन दोनों धातुओं के टुकड़ों को बनने क्या कर दिया? वेल्ड कर दिया। दर्शा रखा है ये वेल्ड की लंबाई है L। ठीक है, दोनों तरफ से करेंगे तो एक आगे से दिखा रखा है ये, एक इसके पीछे छुपी हुई है एक पार्ट। एक तो आगे से वेल्ड कर दिया, एक पीछे से वेल्ड कर दिया, दोनों तरफ से, इसलिए वो अपन को नज़र नहीं आ रही। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है सिंगल वी बट जॉइंट को और डबल वी बट जॉइंट को। ठीक है दोस्तों, अब इसकी स्ट्रेंथ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं पहले, बट जॉइंट डिजाइन तनाव व दबाव के लिए की जाती हैं। चित्र में सिंगल वी बट जॉइंट व डबल वी बट जॉइंट दिखाया गया है। तो दोस्तों, जो बट जॉइंट की जो डिजाइन है वह टेंसाइल फोर्स में भी ज्ञात की जा सकती है और कंप्रेसिव फोर्स में भी ज्ञात की जा सकती है। पहली लाइन में यही लिखा है कि जो बट जॉइंट की डिजाइन ज्ञात की जाती है वह तनावी फोर्स, टेंसाइल फोर्स की कंडीशन में भी ज्ञात की जा सकती है और दबाव यानी संपीड़न बल, कंप्रेसिव फोर्स की कंडीशन में भी इसकी स्ट्रेंथ ज्ञात की जा सकती है। यहाँ पे अपन टेंसाइल फोर्स की कंडीशन में स्ट्रेंथ ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक इम्पोर्टेंट नोट है, बट जॉइंट की स्थिति में वेल्ड साइज की लंबाई खंड की मोटाई T के बराबर होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बट जॉइंट की जो स्थिति रहेगी इसमें वेल्ड साइज की लंबाई, वेल्ड साइज की लंबाई के बारे में दोस्तों लास्ट क्लास में हम डिस्कस किया था। वेल्ड साइज की लंबाई होती है S। क्या होती है? S। तो यहाँ पे वेल्ड की जो साइज रहेगी S, वो बराबर रहेगी किसके? खंड की मोटाई के। ये एक्सपेरिमेंटली डिफाइन किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा और ये पाया गया है कि इस स्थिति में, कौन सी स्थिति में? बट जॉइंट की स्थिति में जो वेल्ड की साइज है S, यह खंड की मोटाई T के बराबर मानी गई है। किसके बराबर मानी गई है? खंड की मोटाई T के बराबर मानी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों वेल्ड की साइज की लंबाई को किसके बराबर मान लिया अपन ने? खंड की मोटाई T के बराबर मान लिया। और दोस्तों यहाँ पे जो खंड की मोटाई T है ये भी प्लेट की मोटाई के बराबर रहेगी। किसके बराबर रहेगी? प्लेट की मोटाई के बराबर। और इस कंडीशन में जो प्लेट की मोटाई है वो कितनी है? T है। तो T के बराबर ही इस खंड की मोटाई रहेगी और वेल्ड की साइज रहेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है बट जॉइंट की स्थिति में कि यहाँ पे जो वेल्ड की साइज है S, वह कंट की मोटाई T के बराबर रहेगी और कंट की मोटाई जो T है वो प्लेट की मोटाई के बराबर रहेगी। तो यहाँ पे जो मान रहेगा S और T का वो आपस में बराबर रहेगा। T क्या है? इसे खंड की मोटाई भी बोल सकते हैं, इसे प्लेट की मोटाई भी बोल सकते हैं और इसे वेल्ड की साइज भी बोल सकते हैं। तीनों का मान एक समान रहेगा। ये वैज्ञानिकों के द्वारा प्रैक्टिकली डिफाइन किया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बात आती है कि बट जॉइंट की जो सामर्थ्य है वो एक फॉर्मूले के द्वारा डिफाइन की जाती है और फॉर्मूला ये है कि बट जॉइंट की तनाव सामर्थ्य को निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो दोस्तों, जहाँ भी बट जॉइंट की सामर्थ्य की बात आएगी वहाँ पर यह फॉर्मूला यूज किया जाएगा।
P बराबर टी एल इंटू सिग्मा टी। टी क्या है दोस्तों, ये प्लेट की मोटाई है, या कंड की मोटाई बोल सकते हैं, या वेल्ड की साइज बोल सकते हैं। एल, एल क्या है दोस्तों, एल इस वेल्ड की लंबाई है। एल क्या है, जितना वेल्डिंग जॉइंट अपन यूज करेंगे वेल्डिंग करने में, उस वेल्डिंग जॉइंट की लंबाई है एल। और सिग्मा टी क्या है दोस्तों, सिग्मा टी जो है वह प्रतिबल है। कौन सा प्रतिबल है, तनावीय प्रतिबल है सिग्मा टी। तो P बराबर फॉर्मूला होगा T इंटू एल इंटू सिग्मा टी। दोस्तों ये फॉर्मूला याद रहेगा भी हमें, तभी हम बट जॉइंट की स्ट्रेंथ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जहाँ L जो है ये प्लेट की लंबाई है, किसकी लंबाई है, प्लेट की लंबाई है। वेल्ड की लंबाई भी यही रहेगी, क्योंकि प्लेट की लंबाई के बराबर ही तो वेल्ड करेंगे। तो प्लेट की लंबाई है जो कि प्लेट की चौड़ाई के बराबर होती है। तो L क्या है, यहाँ पे प्लेट की लंबाई है। और इस प्लेट की लंबाई को यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंटली वैज्ञानिकों के द्वारा ये डिफाइन किया गया है, ये प्राप्त किया गया है कि जो प्लेट की लंबाई है L, यह प्लेट की चौड़ाई स्मॉल b के बराबर पाई गई है। किसके बराबर पाई गई है, प्लेट की चौड़ाई स्मॉल b के बराबर पाई गई है। दोस्तों मशीन डिजाइन में जनरली बहुत सी चीज़ें हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि डिजाइन करते वक्त थोड़ी बहुत एरर आती है इधर उधर से कई पार्ट्स में, बहुत से पार्ट्स में। तो उन पार्ट्स को एडजस्ट करने के लिए इधर उधर थोड़ी वैल्यू कम की जाती है, किसी पार्ट को घसा जाता है, किसी पार्ट को वेल्डिंग करके बढ़ाया जाता है। तो थोड़ा बहुत माइनस प्लस मशीन डिजाइन के अंदर पूरे चैप्टरों में होगा। ठीक है, तो एक चीज़ अपन को अच्छे से समझनी है। ठीक है, तो यहाँ एल क्या है, ये प्लेट की लंबाई है जो कि प्लेट की चौड़ाई के बराबर ही होती है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि जो प्लेट की लंबाई होती है एल, किस में, बट जॉइंट में, ये किसके बराबर पाई गई है, किसके बराबर पाई गई है, प्लेट की चौड़ाई के बराबर ही पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगले नोट के बारे में अपन डिस्कस करें दोस्तों, तो अगला नोट है इसी प्रकार डबल वी बट जॉइंट के लिए, किसके लिए, डबल वी बट जॉइंट के लिए तनाव सामर्थ्य को निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो दोस्तों डबल टाइप का जो वी बट जॉइंट होगा उसके लिए जो तनाव सामर्थ्य का फॉर्मूला होगा वह होगा P बराबर T1 प्लस T2 इंटू एल इंटू सिग्मा टी। एल वही है प्लेट की लंबाई, सिग्मा टी वही तनावी प्रतिबल। डबल वी बट जॉइंट आ गया तो यहाँ टी था, एल यहाँ पे भी था, एल यहाँ पे भी है, यहाँ सिग्मा टी यहाँ पे भी था, सिग्मा टी यहाँ पे भी था, यहाँ टी था, यहाँ टी की जगह T1 प्लस T2 आ गया। यहाँ पे ये सिंगल टी था, यहाँ पे ये T1 है, ये T2 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक पूरा टी बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा। तो टी की जगह क्या लिख दिया यहाँ पे डबल वी बट जॉइंट में T1 प्लस T2। ठीक है दोस्तों, तो एक प्रकार से दोस्तों हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स बराबर स्ट्रेस इनटू एरिया पढ़ा था, वही फॉर्मूला है ये। P फोर्स है, ये सिग्मा टी स्ट्रेस है, और ये क्या हो गया, एरिया हो गया। उसकी मोटाई को उसकी लंबाई से गुणा करते क्या आता है, क्षेत्रफल आता है। तो उस प्रकार से अपन ये फॉर्मूले ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूले याद रखना है दोस्तों, सारे फॉर्मूलों को, जो भी मशीन डिजाइन के चैप्टर में फॉर्मूले आएंगे उनको नोट करके मशीन डिजाइन की शीट पर दीवार पे चिपका देना और दिन रात पढ़ना। अगर ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो मशीन डिजाइन में पास नहीं होगे। कितने साल लग जाएंगे, फॉर्मूले याद होंगे तभी मशीन डिजाइन में पास हो पाओगे। ठीक है, तो सिंगल वी बट जॉइंट के लिए P का फॉर्मूला ये, और डबल वी बट जॉइंट के लिए P का फॉर्मूला ये। ठीक है दोस्तों, तो ये बात होगी हमारी किसकी, बट जॉइंट की स्ट्रेंथ के बारे में, कि बट जॉइंट की स्ट्रेंथ क्या होती है, किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं, कुछ टॉपिक और है जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में, और अगला टॉपिक जो है दोस्तों वह है वेल्डेड जॉइंट के लिए प्रतिबल। यानी दोस्तों बहुत ही टाइप के डिफरेंट टाइप के वेल्डिंग जॉइंट के बारे में डिस्कस हमने किया था दोस्तों लास्ट क्लासों में। तो उन वेल्डिंग जॉइंट में किस प्रकार से प्रतिबल का मान हम ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, उसके बारे में डिस्कस इस टॉपिक में हम करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब भी अपन वेल्डिंग जॉइंट प्रोसेस के द्वारा वेल्डेड जॉइंट करते हैं, किसी भी धातुओं के टुकड़ों को वेल्डिंग जॉइंट करते हैं, तो दोस्तों वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही प्रकार की अनियमितताएं पाई जाती है। जैसे किसी जगह वेल्डिंग मटेरियल ज़्यादा डल गया या वेल्ड ज़्यादा हो गया,
बहुत सी जगह टेम्परेचर ज़्यादा पे वेल्ड हो जाता है तो वस्तु पिघल जाती है। तो दोस्तों वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान किसी भी धातुओं के टुकड़ों को वेल्डिंग करते समय बहुत सारी अनियमितताएं और फिजिकल चेंजेस पाए जाते हैं। तो वहाँ पर दोस्तों प्रतिबल का मान ज्ञात करना बहुत ही टिपिकल काम होता है। तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, कुछ अवधारणाएं जो वैज्ञानिकों के द्वारा डिफाइन की गई है, उन अवधारणाओं को मानकर ही हम वेल्डिंग जॉइंट के लिए प्रतिबल का मान ज्ञात कर सकते हैं। कौन कौन सी अवधारणाएं वो होती है जिनका पालन हमें करना है और उन धारणाओं का पालन करते हुए ही हम उन वेल्डिंग जॉइंट के लिए प्रतिबल का मान ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। तो 1 बाय 1 उन धारणाओं के बारे में अपन डिस्कस इस टॉपिक में करने वाले दोस्तों। तो 1 बाय 1 हर एक चीज़ को अपन ढंग से समझते हैं दोस्तों। कि धातुओं में विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं, मैंने बताया था बहुत प्रकार की अनियमितताएं, जैसे तापीय प्रतिबल यानी टेम्परेचर चेंजेस के कारण कोई प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है, या भौतिक गुणों में परिवर्तन के कारण वेल्ड जॉइंट में प्रतिबल का मान ज्ञात करना कठिन होता है। बहुत सारी परिवर्तन के कारण उसमें वेल्डिंग जॉइंट में प्रतिबल का मान ज्ञात करना कठिन होता है। तो वेल्ड जॉइंट में उत्पन्न प्रतिबल निम्न अवधारणाओं द्वारा ज्ञात किए जा सकते हैं। तो दोस्तों क्या क्या अवधारणाएं अपन को माननी है जब भी हम वेल्डिंग जॉइंट में प्रतिबल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं पाई जाती है, जैसे तापीय प्रतिबल में चेंजेस आ जाता है या भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन आता है, फिजिकल चेंजेस आ जाता है। तो कौन से उदाहरण है दोस्तों, उदाहरण नंबर 1 है वेल्ड की संपूर्ण लंबाई के लिए भार एक समान रूप से वितरित हो। कि जितनी भी लंबाई तक अपन वेल्डिंग कर रहे हैं, यानी वेल्डिंग जॉइंट की जो लंबाई है संपूर्ण लंबाई तक भार एक समान रूप से वितरित होना चाहिए। अगर किसी जगह भार का मान ज़्यादा हो गया, किसी जगह भार का मान कम हो गया तो अपन प्रतिबल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो पूरी लंबाई के दौरान भार एक समान रूप से वितरित होना चाहिए, तभी हम प्रतिबल का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो फर्स्ट अवधारणा तो ये है दोस्तों। दूसरी अवधारणा ये दोस्तों, प्रभावी काट पर प्रतिबल एक समान रूप से वितरित होना चाहिए। जो भी प्रतिबल हम ज्ञात कर रहे हैं पूरी वेल्डिंग की लंबाई पर, पूरे एक समान काट पर, पूरे काट पर जितना भी अनुप्रस्थ काट है उसका, किसका, वेल्डिंग जॉइंट का, उस पूरे अनुप्रस्थ काट पर जो प्रतिबल हम ज्ञात कर रहे हैं वह एक समान रूप से वितरित होना चाहिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। जिस प्रकार से अपन बीम के ऊपर स्प्रिंग बिछाते थे, एक समान भार मानते थे, तो यहाँ पे भी वेल्डिंग जॉइंट की पूरी लंबाई पर जो प्रतिबल उत्पन्न होगा वह एक समान रूप से वितरित होना चाहिए। तो दोस्तों ये दो अवधारणा हैं, इन अवधारणाओं को मानते हुए ही हम वेल्डिंग जॉइंट पे प्रतिबल ज्ञात कर सकते हैं। नहीं तो वहाँ पर बहुत सारी अनियमितताएं पाई जाती है। टेम्परेचर चेंजेस के कारण वहाँ तापीय प्रतिबल में अनियमितताएं पाई जाती है, या टेम्परेचर चेंजेस के कारण कहीं वेल्डिंग मटेरियल ज़्यादा कम होने के कारण वहाँ पे फिजिकल चेंजेस यानी भौतिक गुणों में भी परिवर्तन पाया जाता है। जिस प्रकार की वेल्डिंग हम करना चाहते हैं, यदि उस प्रकार की वेल्डिंग नहीं हो पाई तो उसे बोला जाता है दोस्तों फिजिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं वेल्डेड जॉइंट के लिए प्रतिबल सकेंद्रता गुणांक, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर फॉर वेल्डेड जॉइंट। अब दोस्तों ये प्रतिबल सकेंद्रता गुणांक क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस हम चैप्टर नंबर 1 में पूरी डिटेल से करेंगे। अभी मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों। यानी जो प्रतिबल है वो किसी एक पॉइंट पर ही केंद्रित हो जाना, किसी एक पॉइंट पर ही ज़्यादा हो जाना, आसपास है हालांकि लेकिन आसपास किनारों पर बहुत कम प्रतिबल है, वह प्रतिबल किसी एक पॉइंट पर ही केंद्रित हो गया है, तो उसे बोलते हैं अपन प्रतिबल सकेंद्रता। यानी एक केंद्र पे आ गए वो बहुत सारे प्रतिबल, ठीक है, तो उसे बोलते हैं अपन प्रतिबल सकेंद्रता। स्ट्रेस कंसंट्रेशन, तो दोस्तों वेल्ड को उपलब्ध कराया गया प्रबलन धातु व वेल्ड के संधि पर प्रतिबल सकेंद्रता उत्पन्न करता है। तो दोस्तों वेल्ड को उपलब्ध कराया गया प्रबलन क्या है दोस्तों, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि रेनफोर्समेंट किया जाता है वेल्ड का रेनफोर्समेंट किस लिए किया जाता है, ताकि वेल्ड मजबूत हो सके। वहाँ पे गैप होता है, स्लैग बनते हैं, छिद्र होते हैं वेल्ड में, तो उन छिद्रों को वेल्ड मटेरियल के द्वारा भर के रेनफोर्समेंट किया जाता है, जिसे हिंदी में प्रबलन करना बोलते हैं। वो क्यों किया जाता है, वेल्डिंग जॉइंट को मजबूत करने के लिए। तो दोस्तों वेल्ड को जब अपन रेनफोर्समेंट करेंगे, उसको प्रबलन प्रदान करेंगे, तब धातुओं के टुकड़ों को वेल्ड करेंगे। तो धातुओं के टुकड़ों को वेल्ड करेंगे तो जहाँ पे धातु के टुकड़े मिल रहे हैं और वहाँ पे अपन वेल्ड कर रहे हैं उसे बोलते हैं संधि। तो धातु व वेल्ड की संधि पर प्रतिबल सकेंद्रता उत्पन्न करता है। तो दोस्तों जहाँ पे संधि रहेगी, जहाँ पे धातु का टुकड़ा मिलेगा किससे, वेल्डिंग पदार्थ से, यानी उसके संधि के स्थान पर प्रतिबल सकेंद्रता ज़्यादा होगा, यानी वहाँ पर प्रतिबल का मान ज़्यादा होगा।
होना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि वहां पर अवरोध ज़्यादा उत्पन्न होगा। ठीक है, जब विभिन्न भागों पर श्रांति भार की स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रतिबल सकेंद्रता का गुणांक सारणी द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आ गया श्रांति भार, फटिग भार। फटिग भार क्या है दोस्तों? श्रांति भार है दोस्तों, किसी पॉइंट पे भार ज़्यादा हो गया, किसी पॉइंट पे भार कम हो गया, तो अपन फोर्स की वैल्यू एग्जैक्ट डिफाइन नहीं कर सकते कि यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। तो उस प्रकार के भार को बोला जाता है श्रांति भार। क्या बोला जाता है? श्रांति भार, फटिग लोड। इस फटिग लोड पर मटेरियल फेल भी हो सकता है। ठीक है, तो फटिग लोड उसे बोला जाता है। तो वहाँ पे इस फटिग लोड की श्रांति भार की स्थिति अगर उत्पन्न हो जाए तो दोस्तों वहाँ पर प्रतिबल सकेंद्रता का गुणांक हम यूज लेते हैं। अब ये प्रतिबल सकेंद्रता का गुणांक का मान किस प्रकार से यूज लेते हैं दोस्तों, इसके बारे में डिस्कस अपन न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल जब भी सोल्व करेंगे वहाँ पे ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी अपन को। प्रतिबल सकेंद्रता गुणांक यानी दोस्तों जब भी किसी मटेरियल पे, किसी प्रोडक्ट पे, किसी प्लेट पर श्रांति भार लग रहा हो, फटिग लोड लग रहा हो, तो वहाँ पे ये कंसंट्रेशन फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, प्रतिबल सकेंद्रता गुणांक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब ये टेबल हमें ध्यान रखने हैं दोस्तों कि कौन से पदार्थ के लिए कौन सा प्रतिबल सकेंद्रता गुणांक यूज लिया जाता है। अगर दोस्तों ये टेबल हमें याद नहीं रही तो अपन न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही दमदार सब्जेक्ट है मशीन डिजाइन। एक तो फॉर्मूले याद होना चाहिए और एक टेबलें भी याद होनी चाहिए बीच बीच में। हालांकि पूरी टेबलें याद नहीं करने, मेरे को कुछ ही टेबल याद करनी है, लेकिन वो याद होनी चाहिए। तो दोस्तों प्रबलित बट जॉइंट, प्रबलित बट जॉइंट यानी एक बट जॉइंट है, उसे अपने रेनफोर्समेंट कर दिया, उसको प्रबलन कर दिया, यानी उसके वेल्डिंग जॉइंट को मजबूत कर दिया, तो वहाँ पर प्रतिबल सकेंद्रता गुणांक का मान कितना लिया जाएगा? 1.2 लिया जाएगा। कब लेंगे इनका यूज? न्यूमेरिकल में इसके बारे में डिस्कस अपन डिटेल से करेंगे दोस्तों। तो जहाँ पे अगर जॉइंट होगा प्रबलित बट जॉइंट, तो प्रतिबल सकेंद्रता गुणांक का मान 1.2 हमें लेना है दोस्तों। ठीक है, अगर दोस्तों लंब कोणीय फिलेट वेल्ड जॉइंट हुआ, कौन सा जॉइंट हुआ? लंब कोणीय फिलेट वेल्ड जॉइंट, जिसे हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट। ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट अपन ने पढ़ा था, उसके लिए प्रतिबल सकेंद्रता गुणांक का मान 1.5 लेना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो तीसरा जॉइंट है दोस्तों वह है पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट। पैरेलल यानी समांतर फिलेट वेल्ड जॉइंट, और समांतर फिलेट वेल्ड जॉइंट के लिए प्रतिबल सकेंद्रता गुणांक का जो मान लेना है दोस्तों वह 2.7 लेना है। एक और है दोस्तों पॉइंट नंबर 4, वो यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इधर साइड में लिख दिया। पॉइंट नंबर 4 है दोस्तों शार्प एज बट जॉइंट, इसे हिंदी में भी यही बोलते हैं शार्प एज बट जॉइंट। तो शार्प को तीक्ष्ण बोल सकते हैं, तीक्ष्ण किनारा, क्या बोल सकते हैं? लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तीक्ष्ण किनारा, तीक्ष्ण किनारा बट जॉइंट। तो तीक्ष्ण किनारा बट जॉइंट के लिए जो प्रतिबल सकेंद्रता गुणांक का मान लिया जाता है, कितना लिया जाता है? 2.0। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट है, ये अपन को ध्यान रखना है किसके लिए प्रतिबल सकेंद्रता गुणांक का मान क्या होता है। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट नोट है कि किसी भी प्रकार का जॉइंट हो, चाहे वह लेप जॉइंट हो, चाहे वो बट जॉइंट हो या कोई और जॉइंट हो, तो किसी भी प्रकार के जॉइंट के लिए स्थितिक भार, यदि स्थितिक भार लग रहा है, यहाँ तो श्रांति भार लग रहा है, श्रांति भार लग रहा है तो ये लेंगे। अगर स्थितिक भार लग रहा हो तो स्थितिक भार के लिए प्रतिबल सकेंद्रता गुणांक 1 लिया जाता है। चाहे कोई सा भी जॉइंट हो, यदि भार स्थितिक भार लग रहा हो, स्टैटिक लोड लग रहा हो, तो प्रतिबल सकेंद्रता गुणांक का मान कितना लेंगे? हम 1 लेंगे दोस्तों। तो आज कुछ थ्योरी थी जो इन पॉइंट से जॉइंट से रिलेटेड थी दोस्तों। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। अब मान लो लगभग इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट सब कुछ खत्म हो गया, अब बिल्कुल भी थ्योरेटिकल पार्ट नहीं आएगा, हालांकि थोड़े बहुत फॉर्मूले आएंगे। ठीक है, अब अगली क्लास में जो हमारी कल होगी उस क्लास में जमकर न्यूमेरिकल करेंगे इस चैप्टर के। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है अपन के, क्योंकि एग्जाम में आएंगे न्यूमेरिकल आएंगे, इस थ्योरी पार्ट से तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम में जो 40 नंबर का पोर्शन होगा मेजर वाला, वो न्यूमेरिकल से होगा, तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अपन अगली क्लास में करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे का प्रोसेस हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों आप अच्छे से रिवीजन करिए क्लासों का, जहाँ तक आपको समझ में नहीं आया वहाँ तक क्लास पढ़े, और दोस्तों नोट्स प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम नोट्स बनाते रहे, आलस बिल्कुल भी ना करें नोट्स बनाते वक्त। और दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि क्लास के दौरान कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई, किसी चीज़ में आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप
चैट बॉक्स पे जाकर कमेंट जरूर करें। आपका कन्फ्यूज़न, आपकी प्रॉब्लम में अगली क्लास में 100% सोल्व करूँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।